बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ना किसी का एजेंडा, ना किसी की लाइन, डायरेक्ट लाइन। और आज की डायरेक्ट लाइन अजमत जामी के साथ जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक न्यूज़ पर जुमा हफ्ता एतवार, वो ये है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुंतखब हो चुके हैं। मुल्क के 14वें सदर हैं। सिकंदर मिर्ज़ा से सदर की कहानी शुरू होती है और 14वां सदर आसिफ अली जरदारी बनते हैं। इससे पहले आरिफ अलवी रुखसत हुए ऐवान सदर से। उनका अहद कैसे याद किया जाएगा, और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिन्होंने तारीख़ी रकम की कि ये दूसरी बार मुंतखब हुए पाकिस्तान के सदर, और 11 साल इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। अब जबकि एक तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ लोगों का ये मानना है कि मुफाहमत को गुंजाइश मिली। वो तमाम सियासी रहनुमा या सियासी जो शख्सियात थीं जिनके साथ मुफाहमत मेल जोल नहीं रखती थी, वो मरकज़ी ओहदों से हट चुके हैं। तो क्या वाकई आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो मुफाहमत के लिए जाने जाते हैं, ये अमली तौर पर भी मुल्क में एक मुफाहमत का आगाज़ करेंगे, या ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, तकसीम की सियासत है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी? और अगर ये सब ऐसे ही चलना है तो फिर ये सिस्टम कब तक चलेगा? और सदर आसिफ अली जरदारी जब हलफ ले लेंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्योंकि क्वेटा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक मुफाहमत की बात की थी। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कहा कि उम्मीद है कि आसिफ जरदारी हूँ या नवाज शरीफ हूँ ये कशीदगी कम करवाएंगे। इसके पैरेलल जहाँ पे हुकूमत क़याम में अमल में आ रही है, काबीना बन रही है, वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, सदर बन गए, साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल सरापा एहतजाज है। अचकज़ई साहब भी उनके साथ हम आवाज़ हैं, हज़रत मौलाना फजल रहमान भी हम आवाज़ हैं। धांधली की बात की जा रही है, फॉर्म 45 की बात की जा रही है। तो इस सब में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, जबकि PTI भी बात करने को तैयार नहीं, और जो गवर्नमेंट इन पावर है वो भी आगे हाथ बढ़ाकर पहल करने को तैयार हमें दिखाई नहीं देती। अभी तक सब बातें ऐलान की सूरत में। तो ऐसे में सबसे हम सवाल कि मेरी किस्मत, आपकी किस्मत, एक आम शहरी किस्मत कैसे बदलेगी? क्या हम इसी घन चक्कर में रहेंगे? और जरदारी साहब क्या फ़र्क डाल सकते हैं? इस पे बात करने के लिए आज डायरेक्ट लाइन में हमने ज़हमत दी है जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब को। साहब एक निगरान वज़ीर इत्तलात रहे हैं, किसी ज़माने में सहाफ़त में हुआ करते थे, अब उम्मीद है दोबारा वापस आ जाएंगे। और हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब मज़हर अब्बास साहब ने, सीनियर तज़िया निगार हैं। हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर तज़िया निगार हैं। जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक अरसे से सियासत पे तज़िया पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। सोलंकी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। पीपल्स पार्टी की सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है, कवर भी किया, बैसित सहाफ़ी भी, उनकी हुकूमत का हिस्सा भी रहे किसी हद तक, निगरान सेटअप का भी आप हिस्सा रह चुके। आज हम जहाँ आन पहुँचे हैं, ये अभी तक हुकूमत, क्योंकि चुनाव किसी मुल्क में हो जाए तो एक उम्मीद ये पैदा होती है कि इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। अभी तक के इशारे तो कुछ और ही नवीद दे रहे हैं या कुछ और ही खदशे का इजहार कर रहे हैं। जरदारी साहब का सदर मुंतखब होना, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इट इज़? मेरे ख्याल में जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, मुआशी बदहाली हो, जो इंतहा दर्जे की जो सियासी तकसीम है और सियासी मुनाफरत है, उसको देख लें, जो गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब के अंदर ये सलाहियत है कि वो मुख्तलिफ़ नौ सियासी क़ुव्वतों को साथ मिला सकते हैं। जो 18वीं तरमीम जिस तरीके से हुई, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं थी, लेकिन 2/3 अक्सरियत के साथ जो तरामीम की गई, तकरीबन पूरा आइन ही बदल दिया गया। और वो काफ़ी अरसे के बाद पहले मुंतखब सदर थे जिन्होंने 58(2)B को ख़त्म करके पार्लिमान को इक़्तिदार मुंतकिल किया। तो मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं जरदारी साहब को इदराक है, और मुझे लगता है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जरदारी साहब ख़ास तौर पर, क्योंकि नून लीग और PTI के दरमियान जो मुनाकशा है वो इंतहा दर्जे को है, जरदारी साहब ऐवान सदर में जो ओहदा है उनका रियासत की एक अलामत का, उसमें वो वफाक को जो ये ख़तरात हैं
उसमें एक मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। ये ओहदा अब इंतज़ामिया हो या मुक़्तदरा, उसके बीच एक पुल का किरदार भी तो अदा करता रहा ना माजी में। तो जहाँ तक आप नून लीग का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ क्या ये नून लीग के साथ साथ मुक़्तदरा को भी इस बात पे कायल कर सकेंगे? मेरे ख़्याल में उनके जो ताल्लुकात हैं वो हर तरह के जो क़ुव्वत है उनके साथ बेहतर रहे हैं, और जहाँ मुश्किलात आई हैं तो उनको भी वो अपनी मामला फ़हमी से ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता ये है कि वो एक मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे इस वक्त जो इंतहा दर्जे का जो दर्जा हरारत है उसको कम करने। भट्टी साहब, अगर ये मुस्बत किरदार जरदारी साहब अदा कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं, इशारे भी उनकी जानिब से ऐसे आ रहे हैं, तो जवाब में क्या पीटीआई भी कुछ हाथ आगे बढ़ाएगी या मुसलसल अपनी ज़िद पे खड़े रहेंगे वो? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जामी आप छोटे भाई हैं, स्वीट भाई हैं, आपको प्रोग्राम की बहुत मुबारक, आपकी बहुत शुक्रिया। बस आपकी संगत और आपकी कंपनी है, काफ़ी है ये हमें बचाने के लिए। हमेशा सच बोलने की हम सबको तौफीक। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि इंतखाब के बाद सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। क्या इंतखाब हुए, क्या इलेक्शन हुए या सिलेक्शन हुए? सवाल ये है। अगर इंतखाब साफ शफाफ हुए 101% इस्तेकाम आएगा। अगर 90 दिन में आने वाले 13 माह रहते हैं, 90 दिन में इलेक्शन कराने वाले 7 माह रहते हैं, जिस दूध में एक गंदगी की छींट गिर जाए, इस गंदगी की छींट की बजाय पूरे का पूरा गोबर का टोकरा छिड़ जाए, उससे बेहतरी की तवक्को रखना मेरी दानिश में तो नहीं आता। एक तो आसफ अली जरदारी साहब सदर हुए, उनको बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि ये हुकूमत 5 साल पूरी करे, करते दिखाई देती है। सवाल ही नहीं पैदा होता। हुकूमत ना आई ना बनी, इसका वजूद गैर आईनी, इसका आईना गैर आईनी, इसको निगरान हुकूमत गैर आईनी रही। इस इलेक्शन में पाकिस्तान में मजहर अब्बास साहब मेरे उस्तादों की तरह, ट्रेड यूनियन मैंने इनसे सीखी है। आपने भी कहा था झंडा नहीं है, झंडे के बगैर तो आजकल हम टीवी पे नहीं बैठ सकते। वो क्या कर रहे हैं आप? हुकूमतें पूरा वक्त करती हैं जब रूल ऑफ लॉ हो, आइन हो, कानून की हुक्मरानी हो, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो। जब सिलेक्टेड कानून होगा, मैं आइंदा दिनों में आपको खबर देने लगा हूं, क्या सियासतदान वुकला और साफी मूवमेंट चलाएंगे। वो कब चलाते हैं एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता। जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह रेवड़ में बांटा जा रहा है, इस तरह नहीं होगा। दूसरी बात, मोहतरम जरदारी साहब को, इमरान नवाज शरीफ, शहबाज को, दोनों को मुबारक। इलेक्शन कैंपेन दोनों ने चलाई क्या थी? इससे पहले 8 में भी आपको याद होगा जब एक डील के तहत हुकूमत बनी तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पट्टियां बांध के मुशर्रफ के सामने ओथ लिया और आसफ अली जरदारी साहब पहली मरतबा सदर बने। लेकिन चंद दिनों बाद उन्होंने हुकूमत छोड़ दी कि जी ये तो मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, हम इनके साथ नहीं चल सकते। फिर बिलावल भुट्टो के सॉर्ट आप और मैं नहीं चला सकता इलेक्शन कैंपेन पे क्या क्या चलते रहे। हाँ, इलेक्शन आज हो गए हैं, आज शफाफ इलेक्शन हुए हैं, लेकिन 8 फरवरी को अगर इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो इस्तेकाम भी आएगा, मुल्क तरक्की भी करेगा। अगर उस पर लगा सवाल का जवाब ना मिला तो कशीदगी रहेगी। हाँ, ज़बरदस्ती हुकूमत 5 साल पूरी कर जाएगी, क्योंकि जिन्होंने करानी है, जब जो अगर आपको याद हो 2 साल से हम यही सुन रहे हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ रहे हैं। लंदन में भी थे वज़ीर आज़म थे, जेल में भी थे वज़ीर आज़म थे, जहाज़ में भी आए वज़ीर आज़म थे, जब बायोमेट्रिक हुआ तो वज़ीर आज़म थे, इलेक्शन कैंपेन चली तो वज़ीर आज़म थे, जब रिजल्ट आया तो विनिंग स्पीच के लिए खाना 750 बंदे का अलग था, 1400 का अलग था। फिर क्या हुआ कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। फिर क्या हुआ कि इसहाक डार जो आइंस्टाइन थे पाकिस्तान के, वो वज़ीर खजाना खदशा है कि ना बन सके। सही। तो इन सब के सवालात आगे चल के आएंगे, दुआ है कि बेहतरी हो। मज़हर साहब, जो भट्टी साहब थीसिस दे रहे हैं तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट तस्वीर है। ऑब्वियसली उसको मानने वाले, समझने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन क्या कीजिए कि अगर निज़ाम की कॉन्टीन्यूटी समहाउ अच्छी या बुरी ना हो तो फिर जो मुतबादिल निज़ाम होता है वो तो किसी के बारे में नहीं आता। तो विद इन दिस सिस्टम रह के जरदारी साहब को सदर के ओहदे पर हम फाइज कर चुके हैं,
तो बेहतरी की, मोहम्मद की मुस्बत इशारे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, या जिस तरह भट्टी साहब मायूस हैं वही मायूसी हम उसी में मुब्तला रहें? जी शुक्रिया जामी। देखिए असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये कि जो ये 2024 का इलेक्शन है इसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया है। मैं ना इसके नताइज की बात कह रहा हूँ, ना कौन हुकूमत में आया और कौन अपोजिशन में आया ये बात कह रहा हूँ, लेकिन इसने सियासत का रुख बदल दिया है। वो कैसे? सियासत का रुख सियासत का रुख इस तरह बदला कि वो लोग सबसे बड़ी तादाद में जीत कर आए जो सिस्टम से बाहर कर दिए गए थे, जिन्हें तमाम तर कोशिश के बावजूद ये कहा गया कि अब ये शायद सिस्टम का हिस्सा ही ना रहे, हो सकता है बॉयकॉट कर दें। लेकिन वो जो वोट पड़ा वो इतना शॉकिंग और सरप्राइजिंग था बहुत से लोगों के लिए, इंक्लूडिंग वो लोग के जिनके बारे में इस वक्त तहरीक इंसाफ के दरमियान और उनके दरमियान एक कशीदगी है। उस वोट ने ये साबित किया कि वोट को इज्जत कैसे दी जाती है और जमहूरियत बेहतरीन इंतखाम कैसे होता है। बिल्कुल ठीक। उसने सारी रुकावटें दूर करते हुए उसने सिर्फ एक काम किया कि उसने जाके वोट दे दिया। ये वोट बहुत से लोगों के लिए इतना बड़ा शौक था कि जिससे शायद वो अब भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये वोट अब ट्रांसलेट कैसे होता है, उस वोटर की नज़र सिर्फ उस पे नहीं है कि हुकूमत किसने बनाई है, उस वोटर की नज़र उस पे भी है जो अपोजिशन में बैठा है, जैसे उसने वोट दिया। उस वोटर की नज़र उस पे भी है कि कहीं ये इधर से उधर ना होता है तो मैं इसका एहतसाब कर सकता हूँ। नहीं, बड़ा कड़ा पहरा लग गया, बड़ा कड़ा पहरा लग गया उन लोगों पे जो उनका वोट लेके सिस्टम से बाहर थे और अब सिस्टम के अंदर आए हैं। उनके ऊपर इस फिनोमेने को पीपल्स पार्टी को भी समझना पड़ेगा, इस फिनोमेने को मुस्लिम लीग नून को भी समझना पड़ेगा, इस फिनोमेने को इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना पड़ेगा। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वोटर है ये बहुत मुख्तलिफ वोटर है। ये जो वोटर है ये 77 का वोटर नहीं है, ये 88 का वोटर नहीं है, ये 2013 का वोटर नहीं है। मतलब साहब ये बात तो हम कह के थक गए अपने तमाम ट्रांसमिशंस में भी, अपनी राइटिंग्स में भी, एनालिसिस में भी, कि इस बात को समझें जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। यूथ का बल्ज पाकिस्तान में पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा है, रजिस्टर्ड वोटर में यूथ सबसे ज़्यादा हैं। उसी यूथ ने जो आप बात फरमा रहे हैं उसने अपना इजहार किया है थ्रू वोट। अच्छी बात है कि वो वोट की सियासत को उन्होंने बाय किया, लेकिन they are not satisfied even after their vote. ये जो चीज़ है ना, ये अब अगले 6 महीने से साल भर का पीरियड है। ये 6 महीने से साल भर का पीरियड डिटरमिन करेगा कि इस गवर्नमेंट ने, ये इन पार्टियों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इससे क्या सबक सीखा है। अगर उन्होंने ये सबक सीखा है कि इस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, इन पर मज़ीद सख्तियाँ कर दी जाएँ, तो उसका फॉल आउट तो आपने 9 फरवरी को देख लिया। अगर उन्होंने ये सबक सीखा कि नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी, और ये नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए बहुत सबक नहीं है, उनके लिए बेइंतहा सबक है कि आप पॉलिटिक्स को किसी एक एक्सट्रीम पे ले जाके रोक नहीं देते हैं। आप चीज़ों को एक पोजीशन हो गई, आपने एक नतीजा दे दिया, आपके लोगों ने एक नतीजा दे दिया, और ये नतीजा किस तरह दिया, उन्होंने अपने वोट से दे दिया। अब तहरीक इंसाफ को भी उस वोटर को अपने साथ जोड़े रखना है। जोड़े रखने का मसला सिर्फ लड़ाई नहीं होती, उन्होंने ये प्रूफ करना होता है कि आप अदालतों में भी लड़ते हैं, आप सियासी तौर पे भी लड़ते हैं। आखिर गए ना मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की, अचक ज़ई साहब को सदर बना दिया, अचक ज़ई साहब को सदर का उम्मीदवार बना दिया, तो आपने इसको किस तरह चैनलाइज करना है, किस तरह गवर्नमेंट को मुसलसल अंडर प्रेशर रखना है, ये उनका टेस्ट होगा। और इन जमातों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप साल भर में एक बेहतरीन गवर्नेंस की मिसालें कायम करें कि लोग वाह कर उठें, वो तो मुश्किल लगती है, और या आप उस आउटबर्स्ट के लिए आप तैयार रहें जो कि पॉसिबली साल भर में हमको नजर आएगा। वो भट्टी साहब ने इशारा कर तो किया कि एक बहुत बड़ी तहरीक जन्म लेने को है। पहले तो उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना भी उनके साथ मिले, मौलाना तो खैर अपनी अलहदा से राह इख्तियार करना चाह रहे हैं, जो मेरी इत्तलात हैं। आमिर ज़ियाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, आपके पास आने से पहले भट्टी साहब की खिदमत में कुछ रखना चाह रहा था। भट्टी साहब, वो जो आप नुकात बयान करें अपनी जगह दुरुस्त होंगे आपके तज़किये में, लेकिन क्या ये भी एक फ़ैक्ट नहीं है कि सियासत में, जमहूरियत में, जैसी भी साख हो जमहूरियत की या सियासत का जो भी रंग हो,
बहरहाल आपको एक दूसरे के साथ ही मिल बैठना होता है। ये भी तो अलमिया है ना कि हमारे जो रहनुमा हैं या हमारी जो सियासी जमातें हैं ये आपस में एक दूसरे के हाथ मजबूत करने की बजाय कहीं और देखते हैं, कहीं और बात करना चाहते हैं। तो पीटीआई इनके साथ क्यों नहीं मिल बैठती अगर वो दावा देते हैं? नहीं, बिल्कुल 100% सियासतदानों को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, बारहा मिलना चाहिए, लेकिन सौदेबाजी के लिए नहीं, खरीदो फरोख्त के लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, अवाम के मफाद के लिए, अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए नहीं, एनआरओ लेने या देने के लिए नहीं। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने एक गुजारिश की है, मैं मदर अब्बास साहब को क्यों करता हूं। मैं समझता हूं अगर आप चारों तीनों, हम आमिर रियाज साहब बैठे हैं, मदर अब्बास साहब बैठे हैं, आप हैं, अगर हम चारों समझते हैं हल्फन के ये इलेक्शन बिल्कुल ईमानदारी से हुए हैं तो इसे 100% पूरा चलना चाहिए। अगर समझते हैं नहीं, कब तक चोरी के माल पर यार दुकान सजाए रखेंगे? कब तक लूट मार के डाकुओं के माल पर हम हकदारों का हक छीन के चलते रहेंगे? अगर इसी तरह करना है तो ठीक है। आज ये 8 फरवरी 2024 को एक सियासी जमात के साथ हुआ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल यही रवैया सेम पीपल्स पार्टी या नून के साथ हो तब भी गलत होगा। अगर 18 में ये हुआ था तो तब भी गलत था। और यार, जब तक अपनी गलती नहीं मानोगे, उसकी इस्लाह नहीं करोगे, कैसे बेहतरी का सफर होगा? मुझे समझ से बाहर है। मुझे आप ये बता देना, मैंने और जामी ने दोबारा मैं वापस आता हूं उस नुक्ते पे। कैसे मुमकिन है जब खान साहब बाकी सियासी जमातों का वजूद ही तस्लीम नहीं करते, उनको नाम किसी और करना होगा? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर इन जमातों के यहाँ कई गलती हैं तो इमरान खान साहब जितने मकबूल हैं, मकबूलियत के साथ कुछ कबूलियत का एहतमाम भी करना पड़ता है ना। तो बेपनाह गलतियां की ना, उस बुजदार जैसे लोगों को लगा के इमरान खान ने कोई दानिशमंदी तो नहीं की। यही मरियम नवाज साहबा 50 क्लिप में देता हूं, कहती थी दुनिया का सबसे करप्ट उस्मान बुजदार है, पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, वाहिद आदमी है जो पीटी का बंदा नहीं पकड़ा गया। अब मुझे बताए, मैं इमरान खान क्या पकड़ा जाना था? उन्होंने तो तौबा तायब कर ली, कोयटा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर कहां पकड़ा जाना था उन्होंने भट्टी साहब? तो फिर आप इस गंदे शफाफियत कैसे ढूंढ रहे हैं? अगर ये सारी बातें सच हैं जो इल्जाम लग रहा है, अगर वाकई ही नवाज शरीफ के हल्के वाले आरओ को मार पड़ी, वो 2 दिन हसपता रहा, 3 दिन छुट्टियों पे किया, बाहर पुलिस खड़ी कर दी गई, उसको मिलने नहीं दिया गया, अगर सियाल को पिंडी में भट्टी साहब कुछ उसने जान रखे, हो सकता है तबीयत बिगड़ गई हो, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया हो, क्या बात कर रहे हैं आप? चलो अल्लाह मैं तो ये दुआ कर रहा हूं कि आइंदा इलेक्शन शफाफ हो जाए। खुदा के लिए हर दफा धांधली करके या करवा के 5 साल उस पर शोर डालते हैं। देखे ना, 18 में धांधली का इल्जाम था, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुई। क्या पीपल्स पार्टी ने एक दिन माना उस हुकूमत को? क्या नून लीग ने एक दिन माना उस हुकूमत को? लेकिन ये फर्क है ना आमिर रियाज साहब, ये नुक्ता मैं आपके खिदमत में लेके आता हूँ। यही फर्क है ना कि 18 में जो भी हुआ, जितने भी पंक्चर लगे, जो भी धांधली हुई, जितने भी जेट तैयारे उड़े, चाहे सराकी मुहाज बना हो या साउथ पंजाब से आज़ाद अरकान को लेके जाना हो, लंबी कहानी। लेकिन उसके बावजूद ये सियासी जमातें जिन्हें खान साहब बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये असम्बली का हिस्सा भी रहे, सिस्टम का हिस्सा भी बने, अहम जो कानून साजियाँ थीं वहाँ उन्होंने अपना हक भी अदा किया और अपनी जिम्मेदारी भी अदा की और बातचीत के लिए भी हमेशा तैयार रहे। ये रवैया अलबत्ता पीटीआई के यहाँ हमें क्यों नहीं देखने को मिलता? ये बड़ा मेरे ख्याल में अहम सवाल है और ये जो है इमरान खान और उनकी जमात की सियासत को डिफाइन भी करता है। इमरान खान की सियासत की जो असास है, जो उसका वो है मतलब है बुनियाद, वो ये है कि जी बाकी सब जो हैं वो बदनवान है और मैं जो हूँ बिल्कुल मतलब है दूध का धुला हुआ हूँ, सबसे ईमानदार हूँ और मैं लोगों के लिए कहते हैं ना कि निजात दहिंदा के तौर पर आया हूँ। उसमें अगर वो इन लोगों से गुफ्तगू शुरू कर देते और उनके साथ बात करते तो उनको लगता है ये कि जी उनकी सियासत की नफी होगी। अरे यहाँ पर जो है कि जरूरी नहीं होता कि सियासी जमातें एक दूसरे से बात भी करें, लेकिन उसके बावजूद तो जमहूरी उसका प्रोसेस का हिस्सा रह सकती हैं, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसको जो है वो पूरा उनको करना चाहिए पूरी तौर पे। हमने ये देखा कि जो इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन जो उनकी सोच थी, जिसको मैं कहता हूँ चले प्यूरिटन सोच है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पैदर पे उनकी गलतियाँ हुई, उन्होंने अपने लिए राह मजीद पेचीदा और बहुत मुश्किल बना लिया। वो चीज़ अगर वो ज़रा सा सब्र के साथ चलते, ज़रा सा उस बिंग पेंच का मुजाहरा ना करते,
तो आज जिस हाल में पीटीआई है और जिस हाल में वो खुद है, गालिबन ना होता। जितना उन्होंने मेरे ख्याल में क्या होता है ना, बाज़ जगह पे आपको हर वक्त फास्ट बॉलर नहीं लगा के रखने होते, बाज़ औक़ात स्पिन अटैक भी होना चाहिए, बाज़ औक़ात पार्ट टाइम भी लगाना पड़ता है। आमिर साहब, बाज़ औक़ात पार्ट टाइम भी लगाना पड़ता है, विकेट निकाल लेता है। क्रिकेट में क्योंकि इतना माहिर नहीं हूँ तो मुझे पास और स्पिन का ही पता है खाली। अच्छा। तो पता ही चला कि जनाब उसकी वजह से जो है मतलब उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, और जो समझते थे कि उनकी मंजिल बहुत आसान है, वो गिरा देंगे सिस्टम को, उसके बाद वो एक फांसी के तौर पे दाखिल होंगे, तो पता चला हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हम तनकीद करते हैं, लेकिन उस पर इतनी मतलब मजबूती है। ज़ाहिर है कि अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन एक कोई फैसला कर लेते हैं, रियासत कोई फैसला कर लेती है, तो आप उस चीज़ से निकल नहीं सकते। उसका मतलब ये कि अगर आप अपने तय सही भी हैं, उसके बावजूद अगर आप जो है उसको उस लड़ाई को लड़ने की गलत अपना रहे हैं, तो कोई इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स नहीं हुई। और अब उनको सोचना चाहिए कि अगर वो उस पे रहते हैं, जैसे फर्ज करें बाद लोग शदीद एहतजाज करते हैं, तुमने देखा 9 मई के एहतजाज का क्या नतीजा निकला। तो आपको इस तरह से खेलना है पार्टी की मुश्किलात में इजाफा भी ना हो, उसके साथ साथ जो आपका लेजिटिमेट ग्राउंड है वो आपको दोबारा मिल भी जाए। तो इस तलवार की धार पे वो कैसे चलेंगे, ये उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन का मेरे ख्याल में जामी साहब एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और ये आपने दुरुस्त तबसरा किया, क्योंकि हमने जो पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में, रहनुमा का मतलब है जो रहनुमाई कर सके, डेड एंड जब आए तो वहाँ से राह निकाल सके, ना कि डेड एंड पे मज़ीद ले आए। बावजूद इसके मकबूलियत हो, लेकिन राह भी निकालनी होती है, कबूलियत की भी कोई सबील करनी होती है। मदर साहब, ये जरदारी साहब का चूँकि जिक्र खैर हो रहा था और आपको बड़ी उम्मीद है बाकी दोस्तों को भी कि शायद वो एक पुल का किरदार अदा कर सकें, उनका फोटे भी यही रहा है। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब और शहबाज साहब दोनों को लेकर के जो पहला तासुर बनता है कि ये दोनों मुफाहमतगर हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, और वो जो छेड़खानी माजी में हुई उससे गुरेज करते हैं, दोनों निज़ाम को बड़े पसंद हैं, कबूल हैं, तो ये बीच में से हवा नहीं गुजरने देंगे और सिस्टम ऐसे बंदोबस्त के तहत चलता रहेगा। क्या इनकी ये मुफाहमती शख्सियात इस बात की ज़मानत होंगी, या जो तकसीम है और शोर है वो परवेल कर जाएगा? जामी देखिए, मसला मफाहमत जो है वो मफाहमत किसके दरमियान, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी नून लीग का तो बराह रास्त एक क्लैश है विद द पीटीआई, और ये बैटल ऑफ पंजाब जो है इसमें 9 फरवरी के जो सिनेरियो है उसमें तो नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने एकदम उलट के रख दिया पीएमएलएन को। मैं उसकी नहीं बात कर रहा जो रिजल्ट हमें नज़र आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पे कम से कम जो पल्स हमें देखने को चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब आप मफाहमत कैसे करेंगे? मफाहमत आपने ये करनी है कि आपने सिस्टम को लेके कैसे आगे बढ़ना है, आपने माशी पॉलिसी कैसी बनानी है, आपने कोशिश करनी है, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कोई पॉलिटिकल अपहीवल ना हो, इसकी कोशिश करनी है, पॉलिटिकल टेम्परेचर किसी ना किसी तरह जो है नीचे रहे। मसला क्या है? मसला ये है कि ये दोनों हुकूमत में इसलिए हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का क्लैश है विद द पीटीआई। इसके अलावा तो कोई और मसला नहीं है। अब क्या ये इस पोजीशन में हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई मफाहमत करा दें, और वो क्यों कराएंगे? ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और अगर वो किसी कराने की पोजीशन में, तो फिर उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो मैक्सिमम है ये कि उनके अपने दरमियान, क्योंकि देखें अभी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शायद ऐसी ना खड़ी हो, प्रॉब्लम खड़ी होगी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान। जी हाँ, जब सिंध में इश्यूज आएंगे उसमें प्रॉब्लम खड़ी होगी। प्रॉब्लम खड़ी होगी कि अभी मौलाना फजलुर रहमान क्या लाइन लेते हैं। वहाँ शायद हो सकता है कि जरदारी साहब का पहला टारगेट ये हो कि अचकज़ई से, आपको पता है कि इस इलेक्शन में एक जमात टूट गई। मैं ना तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, ना मैं पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ सदारती इलेक्शन में हालांकि उनके 7 वोट थे, लेकिन नेशनल पार्टी टूट गई। जी जी जी। नेशनल पार्टी के 7 लोगों में से जो 2 लोग थे उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को वोट दिया, और वो नजरियाती तौर पे नेशनल पार्टी के लोग थे। डॉक्टर मालिक अलग खड़े हो गए। जी जी जी, शिकवा भी किया। ये जो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिसको शायद किसी तरह जरदारी साहब या नवाज शरीफ या ये जो दूसरी चीज़ है उसको तो वो शायद चाहते होंगे कि ये जो गैप है ये बढ़ता रहे,
between PTI and establishment. लिहाजा PMLN और पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिसकी बुनियाद पे वो ये समझें कि यार इस्टेब्लिशमेंट और इनकी भी जो है बात करवाई जाए, और वो सारा बिल्कुल एक अलग पेज पर जाएगी। अब PTI का चैलेंज क्या है? देखिए, पाकिस्तान में चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई भी हो, पाकिस्तान में कोई लॉन्ग मार्च जो है या कोई ऐसी तहरीक नहीं चलती जिसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट पीछे ना खड़ी हुई हो। ऑब्वियसली वो मशहूर ज़माना लॉयर्स मूवमेंट भी देख लेना, आप गुजरांवाला पहुंचा था तो फोन आ गया था। जी हाँ। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसी मुझे वोटर की हद तक, तो आपने वोटर ने तो अपना वोट अदा कर दिया, लेकिन वो वोटर, मुझे नहीं लगता कि वो वोटर कोई बड़ी तादाद में गिरफ्तारी देने के लिए तहरीक में साथ आएगा। वो वोटर उस लेवल तक जाएगा, उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें वो ये तो ज़रूर देखेंगे कि PTI विद इन दी पार्लियामेंट क्या कर रही है। तहरीक नाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन तहरीक चलाने के लिए जो आपको इक़दामात करने होते हैं, जो तैयारी करनी होती है, पाकिस्तान में PNA के बाद कोई भी बड़ी तहरीक नहीं चली। जी हाँ। जो MRD की तहरीक थी वो क्योंकि उसका कलर एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, लिहाजा उसके दूररस नताइज तो हमें नजर आते हैं कि ज़ियाउल हक को रेफरेंडम कराना पड़ा, ज़ियाउल हक को गैर जमाती इंतखाबात कराने पड़े, लेकिन MRD ने ज़ियाउल हक का तख्ता नहीं उलट सकी। MRD ये जो सूरत हाल है, इसको PTI को भी समझना पड़ेगा, और जहां तक PMLN और पीपल्स पार्टी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, या तो आप अच्छी गवर्नेंस कायम करके ये साबित करें कि जी आपका आना जो है वो दुरुस्त था, वरना इस वक्त जो वोटर है और जो लोग हैं वो इसको 16 महीने का एक्सटेंशन ही समझ रहे हैं, इससे के अलावा कुछ नहीं समझ रहे। मतलब साहब आप बात तो ठीक करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी है। ये जो गवर्नेंस बहुत अच्छी भी कर ली जाए, कोई मुआवजा भी हो जाए, लेकिन जो ऑप्टिक्स है ना हमारी सियासत के, वो अब बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब जो नया वोटर सपोर्टर है उसके ऑप्टिक्स पिछले 10-15 साल के हैं, वो उन ऑप्टिक्स से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन ऑप्टिक्स में जो नैरेटिव उसे दिया गया वो उसे दिलो जान से कबूल कर चुका है। भट्टी साहब से मैंने तहरीक के हवाले से बात करनी है कि ये तहरीक कब बर्पा होगी, कैसे बर्पा होगी, क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ 1 महीना और 1 दिन तो हो चुके। मुल्क का कोई शहर जैम नहीं हुआ, कहीं सड़कें बंद नहीं हुई, असम्बलियों के हलफ भी उठा लिए, सिस्टम का हिस्सा ही बन गए, फिर भी वो बात कर रहे हैं कि इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। कैसे करेंगे, एक ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, आमिर ज़िया साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, वो तहरीक की बात तो मैंने करनी थी, लेकिन मुझे ब्रेक में ख्याल आया कि आपसे ये सवाल तो ज़रूर पूछूं कि दाद तो देना, एक बच्चा जो 13 साल की उम्र का था, तो सालगिरह फिल्म थी पाकिस्तान की, उसमें चाइल्ड स्टार के तौर पर उनकी पहली रूनुमाई हुई। फिर वो सिनेमा हो, कारोबार हो, ज़िले काउंसलर हो, या पोलो के खेल का शौकीन होना, और अब वो ईवान सदर का मकीन। दाद तो देना जरदारी साहब को, वो भी दूसरी बार बने 11 साल के वक्फे के बाद। कोई शख्स ऐसा काम नहीं कर सका। कोई ना कोई गुर तो उनके पास होगा, कोई ना कोई उनके पास गिदड़ सिंगी होगी, ऐसी कबूलियत होगी कि इस मनसब पर पहुंचे दूसरी बार। मकाम पा लेते हैं और उसके अहल, ऊंचा मकाम, बड़ा इंसान बनना, बड़ा ताकतवर इंसान बनना, इक़्तिदार लेना बहादुरी नहीं है। अच्छा इंसान बनना बहुत बहादुरी है। जरदारी साहब को मुबारक तो मैंने पहले दी। बार बार आप कहते हैं मुफाहमत का बादशाह। मुफाहमत और मफाद में फर्क होना चाहिए। हमने मफाद को मुफाहमत का नाम दे दिया है। गालबन यही जरदारी साहब थे जो कह रहे थे धरती का नासूर है एक बंदा, अगर मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह उसको कहते हैं जो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन को जो कुल कायनात का रब है, वो पीपल्स पार्टी का रब नहीं, PTI का रब नहीं, साफियों का रब नहीं, जनरलों का रब नहीं, कुल कायनात का रब है। यहूदियों को तो अंसार को भी बड़ी इज्जत। भट्टी साहब, अगर आप यही तारीफ है आपकी मुफाद की, तो बसात एहतराम उस्ताद मोहतरम, ये इमरान खान का मुफाद नहीं है कि जिस मौलाना की नकलें उतारते थे, या जिस अचरजई की शॉल लेने या चादर लेने की नकल उतारते थे, उसी के दर पे असद कैसर बैठे हुए थे। ये मुफाद नहीं है, ये कौन सी मुफाहमत है? फिर
यार मेरा छोटा भाई आज मुझे लग रहा है कि नून लीग की तरफ से है 100%। इमरान खान के दौर में मुझे पता है आपकी क्या मजबूरी है और क्योंकि लाइन कट जाएगी मेरी। नहीं, आपकी लाइन नहीं कटेगी, आप बराह रास्त बैठे, मेरा प्रोग्राम होते ही लाइव है। शरीफ के इमरान खान के दौर में भी मेरे पे पाबंदी रही, फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले फराह गोगी और उस्मान बुज़दार पर प्रोग्राम मैंने किए जी। इमरान खान ने जो गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। 18 वाली बात है, मैं कह रहा हूं 18 और 2024 के इलेक्शन का इकट्ठा बना दे। इसीलिए मैं कह रहा हूं सियासतदान जब उन्हें जरूरत पड़ती है दुश्मन हो जाते हैं, जब अपना मफाद होता तो कर देते हैं। तहरीक जो है ना, देखें वो कामयाब होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता। मैंने जितने इलेक्शन किए हैं जामी साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इतनी फाश, इतनी दरिंदगी से के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी कम से कम मैंने नहीं देखी। मजहर अब्बास साहब ने देखी होगी, मैंने भट्टो का दौर नहीं देखा। मुशर्रफ दौर में 83 दिन डेली लाहौर में जुलूस निकाला। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल बैठे हैं, खुदा की कसम एक दिन नहीं धमकी देके मैं कत्ल करवाया न कि कहा गया। 3 दफा 2 दफा मुल्क छोड़ चुका हूं, 3 दफा फेर हो चुका हूं। लेकिन सब एहतसाब जाता हूं, बुलाए, किसने एहतसाब करना, कौन करता है ये सब कुछ? लेकिन ये जिस तहरीक की आप बात कर रहे हैं, वकला की, लॉयर्स की या पॉलिटिशियंस की, इसकी क़यादत कौन करेगा? इसका रंग क्या होगा, किस शक्ल में होगी? अभी तक तो महीना और 1 दिन हो गए हैं, मुझे तो कोई शहर जैम नजर नहीं आया, कोई कारोबार जिंदगी बंद नजर नहीं आया। हरगिज मैं मेरे छोटे भाई ये कह रहा हूं, तहरीक जरूरी थोड़ा कामयाब हो। पीपल्स पार्टी ने 2 लॉन्ग मार्च किए, मौलाना साहब ने 2-3 किए, इमरान खान ने भी अपनी हुकूमत जाने के बाद किया, कामयाब नहीं हुई। हम सहाफ़ी पिछले 25 सालों से वेजवाड़ की मूवमेंट चला रहे हैं। इसका मतलब है अगर कामयाब नहीं हो रहे तो होने वाले फ्रॉड को जायज कह दे। मेरा मौक़िफ़ है कि जब मुल्क तब चलेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिन्नो रूल ऑफ लॉ हो। इमरान ने भी 1 साइडेड एहतसाब किया, गलत किया। चलें, ये आप ऑन रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, अच्छा 22 माह नहीं 100% गलत किया। और उस दौर में कहा मेरे भाई, जब उन्होंने चेयरमैन सादक के लिए कहा, मैं उस दौर में प्रोग्राम निकाले, मैं कह रहा था इमरान खान एक दिन पछताएंगे, इन्हें ताकतवरों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो जब 64 गालबन 51 रह गए थे। जी हाँ। तो अगर भाई धांधली 18 में हुई है या आज हुई है, दोनों का कमीशन बना लो, जिसने की है करवाई है उनको सजा दो, तरक्की तभी होगी। जामी साहब, मैं आपकी राय का एहतराम करूं, इख्तलाफ मेरा हक है, लेकिन रूल ऑफ लॉ करूं, अवाम के मैंडेट का एहतराम करे। बेशक मौलाना साहब जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीते, मोहतरम नवाज शरीफ साहब जीते, लेकिन अवाम के वोटों से जीते। गड़बड़ तब जब तक होती रहेगी ना, इस्तेकाम मेरी नाकस राय है नहीं आएगा। आप बेहतर जानते हैं, अगर आप समझते हैं कि ऐसे इस्तेकाम आ जाएगा कि जी माजी में जो लूटमार हुई है उसको नजरअंदाज करो, मिट्टी पाओ, मुफामत क्या भाई? वो तो कह रहे थे तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के लिए रहते हैं, 1.5 साल मुल्क में नहीं आए थे। तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, माजी झूठ नहीं बोलता। प्रिडिक्शन मेरी कल की भी गलत हो सकती है। अब आमर दयाल साहब अगर मुनासिब समझे, अगर वो समझते हैं कराची की दाई है मजहर अब्बास, उनसे पूछे कराची के नताइज ठीक है अवाम के वोटों के, जिसको अवाम ने वोट दिया उसके मुताबिक आए हैं, मदर साहब तो उस पे गाए हुकूमत भी पूरी होनी चाहिए। मैं पूछ भी लेता हूँ, राय का इजहार भी वो कर चुके हैं। उन्होंने तो बड़ा बरमला कहा है कि हुजूर पल्स नजर आ गई। पूछे, ये आजकल थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं, वरना अदरवाइज हमने तो इनसे जुर्रत लेते थे। नहीं मजहर साहब तो आजकल बिल्कुल वोकल हैं, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। मजहर साहब, ये भट्टी साहब क्या पूछ रहे हैं आपसे? भट्टी साहब फ्री फॉर ऑल हैं, वो मेरी तहरीक के शायद आफरीदी हैं। अच्छा, तो लिहाजा उनको ये क्या उम्दा आपने मेटाफर यूज किया भट्टी साहब के लिए। भट्टी साहब, ये एजाज भी आपके लिए। मेरे बड़े भाई, इनको हर इजाजत है, देखे मैं इनसे सीखा है। तो डिफेंसिव होना तो कभी वो है ना कि जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया, हाँ बखुदा नहीं। लेकिन ये कि जाहिर है मैं कोई ना मैं अपनी टोन ऊपर ऊंची करता हूँ, ना मैं कोई लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि कभी मैं किसी मसलहत का शिकार हो जाऊँ, और ना आप कभी तर्जुमानी करते हैं। हाँ, किसी मफाद का शिकार हो जाऊँ। तो असल सीधी सी बात ये कि देखिए, ये इस वक्त पार्लियामेंट को, जो भी जैसी तैसी पार्लियामेंट है, ये जैसी तैसी सियासी जमातें
इनको एक फैसला करना पड़ेगा, नहीं किया तो एवरीवन विल सफ़र। और वो ये कि पाकिस्तान में ये पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, और सियासत में किरदार उनका है। एक वक्त था जब एक पोजीशन ली थी, जब असगर खान केस आया था तो असगर खान ने खत ही लिखा था ना मालूम करने के लिए, उसका जवाब आने में 5 साल लग गए। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर यही होगा कि आज कोई किसी के हाथों ब्लैकमेल होगा, कल कोई आपकी किसी के बारी आ हाथों जाएगी। ब्लैकमेल तो होगा। बारी ही लग रही है ना सर, और चाहे वो 13 हो, चाहे 18 हो, चाहे कोई 20 है। हो, और हर कोई ये चाह रहा है कि मैं इससे बात नहीं करूं, मैं उनसे बात उनसे करूं। बात करो। जब आप उनसे बात करेंगे और इनसे बात नहीं करेंगे तो फिर वो फिर अपनी टर्म पे बात करेंगे, और फिर आपको उनकी टर्म पे आना पड़ेगा। ये फैसला करना है, बस सीधा सा फैसला करना है। आपको कोई भी किसी भी तरीके से आप पार्लियामेंट में, जैसे अचकजई साहब ने करारदाद शुरू में कहा था ना कि ये करारदाद ले आए, जामिल साहब, मैं मदर साहब से हमेशा मार्जिन लेके सिर्फ एक अदब एहतराम से अपने भाई से कह रहा हूं, क्या वो कराची के नताइज से मुतमिन है? सिर्फ इतनी गुजारिश है, अदब के दायरे में जान और माल की हिफाजत की गुजारिश करते हुए। नहीं, मैं तो पहले जामी साहब ने कहा ना भाई, आपने मेरा ख्याल सुना नहीं। पर कराची में बहुत बड़ा झरलू चला, और कराची में ये झरलू आज नहीं चला आरिफ, ये झरलू 2018 में भी चला था। नहीं, वो भट्टी साहब वो भूल गया आपको शायद 18 वाला, और इतनी ही बेदर्दी से चला मैं तो था। कह रहा हूं भाई, भट्टी उसका साहब भी 18 वाला एहतसाब मुझे अच्छी करें। तरह याद है। क्या कामरान खान साहब मेरे से ट्रांसलेशन नहीं, कर रहे थे, और मैंने जब मान आरटीएस लिया, बैठा, मैं तो कह रहा हूं 18 वाला। मेरे भाई मेरी अर्ज सुन ले, मैं कह रहा हूं 18 वाला सबसे पहले एहतसाब कर ले। क्या इस जुर्म को चलते रहने देना कि आगे फिर चलाना है? मैं सिर्फ ये तो मैं कह रहा हूं, बाकी आपकी राय। अच्छा मैंने आमिर साहब के पास आना है, हूं। आमिर साहब के पास, लेकिन मदर साहब की बात पूरी हो जाए भट्टी साहब, अगर इजाजत दें। जी मदर साहब। मैं यही तो बात कह रहा हूं भट्टी, जो आप बात कह रहे हैं कि चीज ये है कि मुझे 2018 को भी गलत कहना पड़ेगा, 2024 को भी गलत कहना पड़ेगा, और फिर आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सीधी सी बात है। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि 18 काबिल कबूल है और 24 नाकाबिल कबूल है, इसलिए यहाँ से शुरू करें, फिर दोनों को गलत कहना पड़ेगा। बिल्कुल आपने हक की बात की। मदर साहब, आमिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है दोनों हमारे काबिल कदर तजिया निगारों की। कन्फ्रंट्रेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, उससे कुछ नहीं मिल पाया सिवाय मजीद तकसीम के। अभी भी अगर कन्फ्रंट्रेशन ही रही, तहरीक बर्पा होती रही और निज़ाम का हिस्सा भी आप रहे, हाथ एक कदम पीछे बढ़ कर हाथ ना आगे बढ़ाया, तो बात कैसे बनेगी? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैंडेट भी अगर मिल गया तो जिम्मेदारी भी तो आयद होगी ना, कि कुछ मेरे लिए भी करें, आवाम के लिए भी करें। जहाँ और कहीं जा देखना है, कहीं और जो रात गए मिलना है, आपस में एक दूसरे के हाथ क्यों ना मजबूत कर लें। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हम पूरी सियासत को दो सियासी जमातों के या दो धड़ों की उससे नुक्ता नज़र से देख रहे हैं कि जी ये फला कमज़ोर हो जाएगा या फला ये हो जाएगा। असल मसला ये है कि जितनी इस मुल्क में अगर आप तजादात हल नहीं करेंगे और सियासी इज्जत इसी तरह की रहेगी तो उसका पाकिस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, मजीद होगा, बहुत मजीद कीमत बहुत ज़्यादा खाकम बदैन होगा। और जो जिस तरह का माशी बुरान हमारे सामने खड़ा है, जो IMF की शराइत की झलक हमारे सामने आ गई, वो कह रहे हैं कि जी इम्पोर्ट के ऊपर से आप जो है पाबंदी लूज करें, और ताकि अगर आपकी 40% भी अगर इम्पोर्ट बढ़ जाती 40-50%, तो सोचिए कि हमारा रुपया कहाँ पे खड़ा होगा, हमारे मुल्क में महंगाई कहाँ पर होगी, कहाँ पर हमारी मईशत होगी। हम उस जाविया निगाह से नहीं देख रहे। अब क्या हमारी जो भी सियासी मेन ट्रेड्स हैं, क्या उनके पास कोई ठोस प्रोग्राम है? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रो पीपल एजेंडा क्या जो है ये जो मखलूत हुकूमत है ये रखती है, या इसके मुकाबले में PTI खड़ी है कि उनके पास से कोई बड़ा ऐसा प्रोग्राम को जिसको अगर फर्ज करें कि कल को आ जाते हैं तो वो हमें मुश्किल से निकाल देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस चीज़ों पे हम लोग बात नहीं कर रहे, ना हमारे सियासतदान कर रहे हैं। हम सब लम्हे में फंस गए, और वो लम्हा ये कहते हैं कि जी फला पे नैब का केस हो गया और फला जो है जेल के अंदर चला गया, उसने ये बयान दे दिया। तो हम आमिर साहब, आपको लगता है कि इन सियासी जमातों के पास वाकई कंक्रीट सोल्यूशन है उन इश्यूज का जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? डू दे हैव एनी सोल्यूशन? ये तो हमें ये सुना रहे हैं सिर्फ कि हमें हुकूमत बनते ही इंतहाई सख्त मैय्यज लेनी है, अवाम के लिए बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है। किसी के पास है ऐसा एजेंडा? किसी के मंशूर में कोई ऐसा बयानिया था? मैं यकीन से कहता हूँ, आप इनके इलेक्शन कैंपेन के जो है मैनिफेस्टो आप याद करें तो सारे के सारे गैर हकीकत पसंदाना थे, तमाम बड़ी पोलिटिकल पार्टीज थे, कि बिजली की कीमतों को कम करना या फ्री देना, उससे लेकर जो भी इन्होंने वादे किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं था।
आपको उस दिन नजर आ जाता है कि इनके पास प्लान नहीं था। अच्छा, जब ये अपने आप को हमें कहते हैं कि जी हम कुर्बानी के लिए तैयार हों, मेरा सवाल ये होता है कि हमारी हुक्मरान अशराफिया क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या वो बड़ी गाड़ियों से अलामती तौर पे छोटी गाड़ियों में आने के लिए तैयार है? क्या वो खुद बिल्कुल अपनी नहीं, मराद देने के लिए, है ना? नहीं है ना। तो बिल्कुल नहीं। सारी जो बर्फ गिरती सारे मुसलमानों पे गिरती है, हमारे और आप पे, मिडिल क्लास पे, मेहनत कशों पे गिर रही होती है। तो बात ये होती है कि ये लोग तो मुसलसल हम मजीद कुर्बानी देंगे, मजीद हमारा नहीं नहीं, मतलब ये है खुद कुर्बानी देते। ये आमिर साहब, मैंने चंद रोज पहले एक स्टोरी की थी। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की सूरत में क्या मिलता है, फिर कई और आउटलेट्स ने भी वो स्टोरी एज इट कॉपी की। कम से कम 4-4.5 लाख रुपया तो नगद मिल जाता है। सेशन हो रहा हो तो उसके साथ जो पेट्रोल मराहत मिलती हैं उनका तो अंदाज़ा ही नहीं है। अरबों रुपए जो है उनकी मंजूरी ली गई है इन नए आने वालों के लिए, और इनमें से शायद 2-4 ऐसे हों जो वाकई मुस्तहिक हूँ इस तनख्वाह पर ज़िंदगी गुजारने के लिए। बाकियों के हाँ तो अल्लाह का बड़ा फजल है, ये खुद अपनी मराहत छोड़ने पर बिल्कुल तैयार नहीं है, ना कभी अवाम के लिए छोड़ेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो इनके अल्ले तल्ले देखें और आप एक आम आदमी की किस्मत देखें, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी सियासी जमात जो हमारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास कोई अवाम दोस्त एजेंडा नहीं है। उनकी सियासत जो है, वो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, उनकी पार्टी में जमहूरियत नहीं होती। वो मौरूसी सियासत जो है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, हर सतह के ऊपर कर रहे होते हैं। वहां पे मेरिट नहीं होता। तो आप जमाने में पनपने की बातें तो नहीं होती। तो आप अगर ये समझते हैं कि अगर बुनियाद हमारी टेढ़ी है तो उसके ऊपर क्या आप एक आलीशान मजबूत इमारत तामीर कर दिस सकते इज हैं? मुझे तो दिस नहीं इज द लगता। बिग क्वेश्चन मजहर साहब। इसके पैरेलल एक और अंडरस्टैंडिंग है, कुछ और लोग ये समझते हैं कि जरदारी साहब हूँ, शहबाज साहब जो बार बार कह चुका हूँ कि इनकी आपस में निभ जाएगी और कहीं और भी निभ जाएगी। साथ वो मिसाल ये देते हैं कि आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बनने जा रहे, वज़ीर दाखिला भी मर्ज़ी का आ रहा है, वज़ीर ख़जाना भी मर्ज़ी का आ रहा है, चेयरमैन सेनेट भी शायद मर्ज़ी का आ जाए, SIFC भी वहाँ बैठी हुई है। तो वो जो एक हिंदी का लफ्ज़ है ना, संबंध बड़ा अच्छा है। तो उस संबंध को देखते हुए कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो स्कीम बन चुकी है, ये जो बंदोबस्त बन चुका है, ये इस बात की निशानी है कि सिस्टम चलेगा। क्या ये निशानी काफ़ी है सिस्टम चलाने के लिए और उसकी ज़मानत होगी, या जो अनरेस्ट है वो प्रवेल कर जाएगा इस बंदोबस्त के ऊपर? देखिए, आप जोर ज़बरदस्ती से सिस्टम चलाना चाहें तो सिस्टम चल जाते हैं, और उसे हम सिस्टम नहीं कहते। आप धक्का दे के किसी गाड़ी को चलाना चाहें तो गाड़ी तो चल जाती है 2-3 धक्के लगाने के बाद, लेकिन आगे जाके फिर रुक जाती है। ये नेचुरल अलाइज नहीं है, जो हुकूमत के हैं ये नेचुरल अलाइज नहीं है। ये एक दूसरे की टांग किसी वक्त भी खींच सकते हैं। असल मसला ये नहीं है। देखिए, आमिर ज़िया ने बात की, एक मुख्तलिफ बात है, वो एक लंबी बहस है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का कैसे होना चाहिए। और मेरा हमेशा से ये बुनियादी है कि मैं गलती करूं, मैं लड़ाई लड़ूं, मैं चोरी करूं, मैं डाका डालूं, ये मेरा काम है कि मैं, दूसरे का काम है कि मैं उसे पकड़ के उसका एहतसाब करूं। नहीं करता तो चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। लेकिन जब कोई आके मुझे दुरुस्त करने की कोशिश करता है तो मैं उसका एहतसाब करने की पोजीशन में नहीं होता, मैं उससे सवाल नहीं करता। पाकिस्तान में पिछले 76 साल में पाकिस्तान के सिस्टम को किसने तबाह किया? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आप किसी सवाल को, आप यूं सियासी जमातें हैं, मौरूसी सियासत, ये सियासत, वो भाई 47 में तो मौरूसी सियासत नहीं थी ना। 47 में, 48 में, 54 में जब लोगों ने वोट दिया था, उस वोट की कदर क्यों नहीं की गई? किसने नहीं की कदर? तो मेरा ख्याल है हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे आप तय कर लें। आपने इस मुल्क में मार्शल लॉ रखना है, आपने इस मुल्क में मौरूसी सियासत रखनी है, आपने इस मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रखनी है, आपने इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखनी है। एक बहस कर लें, एक तय कर लें बात को। वो तय तो तब होगा ना जब आपस में बैठेंगे सर। हमारे हमसाये में क्या है, मसला ये है कि लंगड़ी लूली जमहूरियत थी, गुर्बत थी, पसमानदी थी, लेकिन वो सिस्टम कंसिस्टेंसी जो थी वो डिलीवर करती गई। ये ख्वाहिश भी जाहिर करूं जी कि मैं किसी से बात कर सकता हूं, मैं किसी से बात करके चीजों को रिजॉल्व करता हूं, कि क्या मैं बात कर सकता हूं, उसी दिन, जिस दिन मैं ये कोशिश करूंगा, उसी दिन मेरी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज कर दी जाएगी। एग्जैक्टली, दिस इज द बेटर पार्ट। हाँ, ये मसला है।
यहां जिनको जिनको सियासत से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए वो सियासत करते हैं और वो दूसरे को सियासत नहीं करने देते। मदर साहब, उन्हें ये बड़ा पावर भी तो सवाल यही सियासतदान करते हैं ना, यही उनके हाथ मजबूत करते हैं। ये देखिए ना, ये जो मोरे हैं, ये जो निकले हैं, ये जो सारे मोरे हैं, ये भी तो एक शैटर्ड और बिल्कुल स्कैटर्ड से पॉलिटिकल माहौल से निकले ना, एनवायरनमेंट से। कभी गैर जमाती इंतखाबात करा दिए, कभी बेसिक डेमोक्रेसी ले आए, कभी डायरेक्ट रूल ले आए, कभी इनडायरेक्ट रूल ले आए, कभी किसी से। आप इसी इलेक्शन में देख लेना, क्या ये जमातें, ये जहांगीर तरीन, ये परवेज खटक, या उससे पहले एमक्यूएम के जो टुकड़े कटाकट किया गया एमक्यूएम को, ये सारी चीज किसने की है? ये क्या नेचुरल हुआ है? ये कोई नेचुरल तरीके से स्प्लिट हुई है? किसने की है? ठीक कह रहे हैं, कौन है इनको तोड़ने वाला? ठीक कह कौन रहे है हैं। इनको जोड़ने वाला? ठीक कह रहे हैं। कौन है हुकूमतें तोड़ता है और हुकूमतें बनाता है? जब तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं होगा, पाकिस्तान में हम इसी तरह बहस करते रहेंगे। उनके बारे में तो हम फैसला politician तब को होगा ना बुरा जब ये कहते हैं। सियासतदान आपस में तय कर लेंगे सर, अदरवाइज तो हम आप तज्जिए की सूरत में हाईलाइट करते रहेंगे, बात वहीं की वहीं रहेगी। भट्टी साहब, अब मुझे तो जितना डिप्रेशन हो रहा है ना इस सूरत हाल के ऊपर, उसमें मुझे लग रहा है कहीं दूर से ख्वाब आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी सियासी जमातें जो आज आपस में नहीं ना मिल बैठ रही, कल को किसी कंटेनर पर इकट्ठी हूँ। आपको भी ऐसे खौफ नजर आता है या इसका इम्कान खत्म हो चुका है? जामी साहब, मदर साहब ने दरिया कूजे में बंद कर दिया। सारी हकीकत ये है, हम सियासतदान बड़े पंचिंग बैग्स हैं और साफी। जब तक मदर साहब ने सब कुछ कह दिया, जी जी, इसीलिए मैंने हल्का सा छेड़ा था, मुझे पता था इनके अंदर एक साफी है और बाहर भी साफी है। बिल्कुल ठीक। इतना कुछ कह गए हैं। देखें, दुनिया का कोई करप्शन, कोई गैर आईनी काम बगैर सरकारी मशीनरी के सियासतदान नहीं कर सकता। वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ है, वो जरदारी है, उसे सरकारी अफसरान की मदद लेना होती है। ट्रू दैट। कोई एक करप्शन बताएं पाकिस्तान में जो सरकारी मशीनरी के बगैर हुई हो। कोई ठेका हो, कोई कब्जा हो, कोई ट्रांसफर हो, कोई पोस्टिंग हो। हम असल नहीं देख रहे, हम सबको अपनी अपनी हदूद में दायरे में रह के काम करना है। सहाफी को सहाफी रह के काम करना है। इधर ये है कि कसाई की बजाय एक मोची जाता चपेड़ मारता है, साइड से हो जाए, बकरा ज़िबा मैं करना है। वो बकरा तकबीर भी नहीं पढ़ता, वो बोटियां भी ठीक नहीं करता। वो के बाद में बेचारा कसाई कहता सारा तुसी बेड़ा गर्क करता है, कहता आवा तेरे वाल छुरी फड़ के। आपको रूल ऑफ लॉ लाना है, मुल्क में इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाना है। चलिए, अवाम वक्त की मेरा राय का खत्म हो गया। एहतराम करना है, वो आपकी जिसको राय बड़ी मर्जी काबिल वोट दे। एहतराम है। आमिर साहब, जाते जाते मुख्तरन जो मुझे खदशा सा धड़का सा है कि कहीं ये सब जो अब नहीं मिल बैठ रहे, बाद में कल को तो कहीं ये कंटेनर पर तो नहीं खड़े हो जाएंगे इकट्ठे, ऐसा कोई खदशा है? आपको भी नजर आता है या नहीं? देखिए, इस मुल्क में अनहोनी तो होती रहती है ना, तो बिल्कुल आप इस चीज़ का इम्कान रखें। लेकिन एक जुमला मैं से कहूँगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कि इस वक्त मतलब आज का, कि यहाँ पे ठीक है कि सियासतदानों से हम शिकवा ना करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, एक बिल्कुल अच्छा नुक्ता नज़र है। कि मेरा सवाल ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है सियासतदानों को कि भाई आप करप्शन करें, आप अपने सूबे में तालीम आम ना करें, आप हेल्थ सेक्टर को में लूट मार करें। बिल्कुल नहीं यहाँ कहते। पे जो बहुत सही आई कह रहे है, हैं, सही कह रहे हैं। आप इनको सियासतदानों को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर आप कहें कि ये जमहूरियत के चैंपियन, हालांकि नहीं है ये बिल्कुल ठीक है। ये आपने कह रहे हैं, 100% जागीरदार आप हैं। ठीक कह रहे हैं। 65 अरकान असेंबली होते हैं बलूचिस्तान में सर, और क्या उनको हर साल के जो खजाने से क्या कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके हलकों में जाके देख लें स्कूलों की हालत कैसी है, नलका है पानी का लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। एक बलूचिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, 65 अरकान असेंबली के। ये आमिर साहब की बात की दलील के तौर पर मैं बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मुझे बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में जाने का मौका मिला है। खुदाई कसम अफसोस होता है देख के कि खुद इनकी जो पैसे की रेल पेल, इनकी जो जायदादें हैं, इनके जो फार्म हाउसेज हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा, क्या कहने उसके, लेकिन बलोच अवाम जो हैं वो किस हाल में, किसी को उसका इदराक नहीं। फिर वो सरापा एहतजाज ना हो तो क्या करें। बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासतदानों के गिरेबानों को भी पकड़ना होगा, उनसे भी सवाल पूछने होंगे कि आप मफाद की खातिर सब कुछ करते रहेंगे या अवाम की खातिर भी कुछ करेंगे। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। अल्लाह हाफ़िज़।